हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल रिवॉल्यूशन डिजिटल क्लासेस। इस चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग रियल नंबर क्लास 10th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को क्लियर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस पर बात करने जा रहे हैं। जब तक इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 हमको समझ में नहीं आने वाला है। तो आइए इस टॉपिक के बारे में समझते हैं कि क्या कह रहा है इस टॉपिक में। इस टॉपिक का सबसे पहले स्टेटमेंट समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है और यह गुणनखंडन आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। क्या मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का? तो इसको समझते हैं अच्छी तरह से। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो आइए स्टेटमेंट लिखते हैं हम कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है और यह अभाज्य गुणनखंडन आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। ये इसका स्टेटमेंट हो गया। तो क्या कहना चाहता है इस स्टेटमेंट के द्वारा, इस बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा कि इस पूरे स्टेटमेंट में दो चीज़ों का जिक्र किया गया है, एक भाज्य संख्या, दूसरी अभाज्य संख्या। तो फटाफट याद दिला देते हैं आपको हम कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या हम लोगों ने किनको कहा था। पिछले वीडियो में बताया गया आपको कि अभाज्य संख्या वैसी संख्याओं को कहा जाता है जिनके केवल दो ही कॉमन फैक्टर हों, यानी वो नंबर जो एक और खुद के अलावे किसी अन्य से विभाजित न हो, वो अभाज्य संख्या थी। एग्जाम्पल के तौर पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एटसेट्रा। इनके दो कॉमन फैक्टर हैं, एक 1, एक खुद वो नंबर, मतलब ये नंबर 1 से विभाजित है और खुद अपने आप से। उसी तरह भाज्य के बारे में आपको क्या बताया गया था? भाज्य के बारे में बताया गया था वैसी संख्या जिनके 2 से अधिक कॉमन फैक्टर हों, यानी वो नंबर जो एक और खुद के अलावे किसी दूसरे संख्याओं से भी विभाजित हो, उसको कहते हैं भाज्य संख्या। और उसका एग्जाम्पल क्या था? जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एटसेट्रा। ये वो नंबर हैं जो भाज्य हैं, ये वो नंबर हैं जो अभाज्य है। अभाज्य मतलब जिसका कॉमन फैक्टर केवल 2 ही नंबर हो, यानी जो एक और खुद के अलावा किसी से नहीं कटे। और भाज्य संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके थे। तो इसी से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है। समझेंगे इस स्टेटमेंट को क्या कहना चाहता है इसमें। ध्यान दीजिए, कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। इस पहले सेंटेंस को हम पहले समझते हैं। जैसे हम कोई भाज्य संख्या लें, मान के चलिए हम एक भाज्य संख्या लेते हैं 15, है ना। 15 एक भाज्य संख्या है। तो इसके मुताबिक क्या है कि अगर कोई भाज्य संख्या है तो वह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकेगा। जैसे 15 है, क्या हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5? बिल्कुल। 15 को लिख सकते हैं 3 गुना
5, यहां पर 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या। तो ये 15 को 3 गुना 5 के रूप में क्यों लिखे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में? क्योंकि ये भाज्य था। उसी तरह 20 को अगर हम लें, 20 भी एक संख्या ले लें, और अगर 20 को कोई आदमी लिखेगा 4 गुना 5 तो ये नहीं चलेगा, या 10 गुना 2 ये भी नहीं चलेगा, जबकि 10 दूनी 20 होता है, 4 पंजे 20 होता है। लेकिन इस गुणनखंड की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 20 मेरा भाज्य संख्या है, तो निश्चित रूप से ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में जरूर आएगा। किन किन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आएगा? तो देखिए 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। यहां पर 2 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या। तो इस तरह हमने भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया। उसी तरह मान के चलिए 30 अगर ले लेते हैं, तो 30 को कोई आदमी अगर लिखेगा 6 गुना 5 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 6 अभाज्य संख्या नहीं है। इस गुणनफल की बात हो ही नहीं रही है। तो मतलब किस गुणनफल की बात हो रही है? कि जब कोई भाज्य संख्या होगी तो हम उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं। यानी 30 को हम लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5, यानी 2 तिया 6, 6 पंचे 30। यहां पर 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या। तो पहला स्टेटमेंट यही है कि जो संख्या भाज्य होगी वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित होगी। अगर जो भाज्य नहीं है वो गुणनफल के रूप में गुणनखंडित भी नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जांपल 11, क्या 11 आपका भाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं। तो ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में भी नहीं आएगा। कोई बोलेगा कि हम इसको लिखेंगे 11 गुना 1, तो गलत हो गया, ये गुणनफल का रूप नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें 11 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन क्या 1 अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम इसको गुणनफल के रूप में नहीं लिख पाए। क्यों नहीं लिख पाए? क्योंकि ये भाज्य नहीं है। 17 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। 13 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। यानी कि हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में किसको लिख सकते हैं? जो संख्या भाज्य होगी। तो इस स्टेटमेंट का पहला सेंटेंस यही कहता है कि जो संख्या भाज्य है वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित हो सकता है। यह इसका पहला सेंटेंस है। फिर उसमें दूसरा सेंटेंस क्या कहना चाहता है उसका मतलब समझेंगे। दूसरा सेंटेंस है कि और यह अभाज्य गुणनखंडन आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। मतलब कि जब आपने किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया तो वो उसका अभाज्य गुणनखंडन कहलाया। और ये कहता है ये प्रमेय कि वो जो अभाज्य गुणनखंडन होगा अगर उसके क्रम यानी ऑर्डर को छोड़ दें तो आप उसको बदल नहीं सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। उसी का मतलब होता है अद्वितीय, यानी वो केवल एक है, सिर्फ एक। अद्वितीय का मतलब जिस चीज को आप बदल नहीं सकते, जो केवल एक हो। हर इंसान अपने आप में अद्वितीय है, उसके जैसा दूसरा कोई मौजूद नहीं है। तो वही है अद्वितीय का मतलब। कहने का मतलब जैसे 15 है तो 15 को जो लिखा गया 3 गुना 5, तो ये अभाज्य गुणनखंडन 15 के लिए यूनिक हो गया, अद्वितीय हो गया। इसको कोई भी आदमी बदल नहीं सकता है। कोई चाहेगा कि 15 का अभाज्य गुणनखंडन हम इन संख्याओं के अलावा किसी दूसरे रूप में लिख दें, ये पॉसिबल नहीं है। कोई बोलेगा सर हम 5 गुना 3 लिखेंगे, ये नहीं चलेगा। आपने ऑर्डर सिर्फ बदला है। उसने कहा कि आने वाले क्रम को छोड़कर, क्रम यानी ऑर्डर को छोड़ के बात हो रही है। ऑर्डर बदलने से नहीं होगा, बल्कि संख्या बदलना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। यानी 15 को 3 गुना 5 जिन संख्याओं के रूप में हमने लिखा अभाज्य संख्याओं के, वो वही रहेगा, बदला नहीं जाएगा। यही उस अद्वितीय वर्ड का मतलब हुआ। जैसे आपने 30 को लिखा 2 गुना 3 गुना 5, अगर हम चाहेंगे कि हम 2, 3, 5 उन तीनों के अलावे किसी दूसरी अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ दें तो ये पॉसिबल नहीं है। ये इस प्रमेय का कहना है। क्योंकि जब कोई भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित हो जाता है तो वह अभाज्य गुणनखंडन अपने आप में अद्वितीय होता है। मतलब वो बस वही है, दूसरा कोई नहीं, उसको बदल नहीं सकते हैं आप। कोई अगर ऐसा कर दे कि 3 गुना 2 गुना 5 या 5 गुना 3 गुना 2, तो यहां पर वो बदला नहीं है, सिर्फ ऑर्डर बदल गया, क्रम।
पहले का बाद में, बाद का पहले कर दिया, तो इसको छोड़ के बात हो रही है ना, क्रम को छोड़ के बात हो रही है। तो क्रम को छोड़कर कोई भी अभाज्य गुणनखंडन अपने आप में यूनिक होता है। तो यही दो बात कहना चाहता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय में आपने 3 बातें सीखी। पहली 2 बात तो क्लियर लिखा हुआ है उसमें। नंबर 1 कि प्रत्येक भाज्य संख्या, जो संख्या भाज्य होगी उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने लिखा अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। दूसरी बात कि वो जो कोई भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा चला जाएगा, उस गुणनफल को आप बदल नहीं सकते हैं, वो अपने आप में एक और केवल एक होगा, वही है, दूसरा कोई और नहीं हो सकता है। ये 2 बात इस प्रमेय में कहा गया है। और तीसरी बात जो आप समझे इससे कि जब किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो वही उसका अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। यानी कोई भाज्य संख्या देगा आपको और कहेगा उसका अभाज्य गुणनखंडन करें। कैसे करेंगे? यानी उस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख देंगे, वही हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडन। तो इस तरह ये 3 बातें आपने इस अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में समझा है। अगर आपको ये प्रमेय समझ में आया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल देखते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, देखिए क्या, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें पहला सवाल है 140, दूसरा 150, इस तरह से आगे और क्वेश्चंस हैं। तो किस तरह बनाएंगे सवाल को? तो आप जान रहे हैं सवाल में क्या कह रहा है, जो संख्याएं दी गई है आपको उनका अभाज्य गुणनखंडन लिखना है। अभाज्य गुणनखंडन के बारे में भी क्या समझाया गया कि जब किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाए तो वही उसका अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। तो संख्या जैसे 15 था तो आप क्या बोले, 3 गुना 5, अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में 3 गुना 5, तो वही उसका अभाज्य गुणनखंडन हुआ। 20 आपने लिखा 2 गुना 2 गुना 5, तो वही उसका अभाज्य गुणनखंडन हुआ। 30 आपने लिखा 2 गुना 3 गुना 5, तो वही उसका अभाज्य गुणनखंडन हुआ। तो जब संख्या बड़ी होगी तब क्या करेंगे? जैसे हमारा सवाल नंबर 1 यहां पर क्या सॉल्व करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 1 को देखते हैं। 140 हमको इनका अभाज्य गुणनखंडन लिखना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। यानी यह सोचना है कि किन किन अभाज्य संख्याओं को गुना करने से 140 आएगा। तो संख्या तो बड़ी है यहां पर, तो जब बड़ी संख्या होगी तो नॉर्मली सोच के आप नहीं बता पाएंगे कि किन किन संख्याओं को गुना करने से, यानी किन किन अभाज्य संख्याओं को गुना करने से 140 आएगा। तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। आप यहां एक लाइन खींचिएगा इस तरह से और इसमें भागा दीजिएगा। और भागा किससे देना है? तो केवल अभाज्य संख्याओं से। क्यों? हमको क्या करना है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, इसलिए भाग देना है सिर्फ अभाज्य संख्याओं से। यानी भाग जब भी हम देंगे, जैसे 2 से देंगे, 3 से देंगे, है ना, 2 यहां पर लिखते नहीं है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इन सब से, 4, 6, इन सब से कभी नहीं देंगे, क्योंकि अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो जिस अभाज्य संख्या से भाग लगेगा दिए गए नंबर में, उससे आपको भाग देना है। तो देखिए किससे भाग लग रहा है, आखिर में 0 है तो 2 से भाग लगेगा ही, दीजिए 2 से भागा, 2 सत्ते 14, 0 उतार दिए। फिर आखिर में 0, 2 से भाग लगेगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब 2 से लगेगा नहीं, तो 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन है, 3। तो 3 से कटेगा, पहले देखना है आपको, 5 3 8, नहीं कटेगा 3 से। 3 के बाद 5, सिर्फ अभाज्य संख्या सोचना है, 5 से कट रहा है क्लियरली, 5 सत्ते 35। और 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या। जैसे ही यहां पर अभाज्य संख्या आए आप छोड़ दीजिए। इस तरह आप लिख पाएंगे 140 बराबर क्या लिखेंगे, क्या क्या आया अभाज्य संख्या, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसी को आप चाहे तो छोटा कर दीजिए घातांक के रूप में, 2 मर्तबे 2 आया तो 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। यही कहलाया मेरा अभाज्य गुणनखंडन इस संख्या का।
यानी हमने 140 को इन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 करने से 140 यानी 140 आ जाएगा। तो यही हुआ अभाज्य गुणनखंडन। इस तरह आपका सवाल नंबर 1 समझे होंगे अच्छी तरह से। अब सवाल नंबर 2 भी हम यहां पर देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 2 में 150 है। यह भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्या करना है, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य संख्या से भाग दीजिए, आखिर में 0 है तो किससे भागा देंगे, 2 से। 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 पंचे 10। अब 2 के बाद सीधे 5 नहीं जाएंगे, 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 है। 7 5 12, अंकों का योग 12 आया, 3 से कट रहा है 12, इसका मतलब ये नंबर कटेगा। तो दीजिए भागा 3 से। 3 दूनी 6, 1 बचा 3 पचे 15। अब 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो किससे देंगे, 5 पचे 25। यानी वो जो संख्या थी 150, इसका अभाज्य गुणनखंडन क्या हुआ। तो जो अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में आया लिख दीजिए। क्या सब आया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। इसको छोटा करके लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 2 मरते 5 आया, 5 पे पावर 2। यही क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंडन। बहुत ही सिंपल सवाल था, 2 सवाल, 1 नंबर और 2 नंबर। आपने देखा कि जब भी किसी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंडन कहेगा तो हमको उस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना होगा। अगर आपको अच्छा तरह समझ में आ गया है तो आप इसको चाहे तो नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल नंबर 3, 4, 5 हम लोग देखते हैं। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3 क्या दिया हुआ हमको, 38 25 है ना, 38 25। क्या करना है, वही अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हम इसे अभाज्य संख्याओं से भाग देने की कोशिश करेंगे। किन किन अभाज्य संख्याओं से भागा लगेगा इसमें, तो सबसे पहले 2 से, आखिर में 5 है, 2 से भाग नहीं लगेगा। तो उसके बाद आइए 2 के बाद 3, तो 3 का क्या नियम है, 8 3 11 2 14 5, सॉरी 8 3 11 11 2 13 13 5 18, 18 में भागा लगता है 3 से, इसका मतलब इस संख्या में भी भाग 3 से लगेगा। दीजिए 3 से भागा, 3 एकम 3, याद देखिए 3 दूनी 6 बचा 2 22 हुआ, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15, 3 पचे 15। फिर भाग दीजिएगा, 7 5 12, 2 14 और 1 15, अंकों का योग 15 है। 3 से फिर भाग लग रहा है, दीजिए 3 से भागा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर देखिए 3 से लगने लगेगा, 5 2 7, 7 4 11। तो अब 3 से भाग नहीं लगेगा। तो 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन है, 5। तो आखिर में 5 है, तो 5 से तो भाग लगेगा। दीजिए 5 से, 5 अट्ठे 40 बचा 2, 5 पचे 25। फिर आखिर में 5 है, 5 से भाग लगेगा। 5 से दीजिए, 5 एकम 5 बचा 3, 5 सत्ते 35। अब क्या आया, 17। आप जानते होंगे 17 अभाज्य संख्या है, यानी और भाग हम लोग नहीं देंगे। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं 38 25 को क्या लिखेंगे, तो देखिए क्या क्या अभाज्य संख्या आया, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इसी को छोटा करके लिख सकते हैं, 2 मरतबे 3 आया, 3 पे पावर 2, 2 मरतबे 5, 5 पे पावर 2 और 1 17। यही हो गया इसका अभाज्य गुणनखंडन। इस तरह हम लोगों ने सवाल नंबर 3 भी देखा। अब सवाल नंबर 4 को देख लेते हैं फटाफट हम लोग। सवाल नंबर 4 में क्या है, 5005। क्या है, 5005। इसका अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो किससे भाग लगेगा, 2 से, आखिर में 5 है, नहीं लगेगा। 3 से, 5 5 10 नहीं लगेगा। 3 के 5 के बाद 3 के बाद 5, आखिर में 5 है, लगना चाहिए भाग। तो 5 से दीजिए, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब अगली मरतबा किससे देंगे, तो 5 या उससे आगे का अभाज्य संख्या सोचना है। तो 5 से आगे कौन है अभाज्य संख्या, 7। 7 का नियम अप्लाई लोग नहीं करता है, डायरेक्ट देकर देख लीजिए। 7 एकम 7 बचा 3 30, 7 चौके 28 बचा 2 21, 7 तिया 21। 7 पहले चेक कर लेना है कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है तो कटाइए। तो 7 से लग रहा भागा, दीजिए भागा 7 से। 7 एकम 7 बचा 3 30, 7 चौके 28 बचा 2, 7 तिया 21। तो 7 से भागा इसमें लग गया। अब किससे देखेंगे हम, 7 दूनी 14, 3 बच गया, 7 से नहीं लग रहा है। तो 7 के आगे अभाज्य संख्या कौन है, 8 9 10 नहीं है, 11 अभाज्य संख्या। दीजिए 11 से, 11 एकम 11, 3 बचा 33, लग रहा भागा। दीजिए 11 से,
11 एकम 11, 3 बचा 11 तिया 33। अब क्या आया 13, और 13 एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब और इसमें भाग नहीं देंगे तो क्या हुआ 5005 को हम लोग लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, और यही इसका क्या कहलाया अभाज्य गुणनखंडन, है कि नहीं। इस तरह हम लोगों ने 3 नंबर 4 नंबर भी देखा, जगह नहीं है 5 नंबर बता रहे हैं, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। चलिए तो चलिए सवाल नंबर 5 हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 5 में क्या है 7429। तो आइए हम लिख देते हैं आपको 7429। इस संख्या का भी अभाज्य गुणनखंडन लिखना है, तो बिल्कुल उसी तरह काम कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए किस तरह से भाग देना है आपको। अभाज्य संख्याओं से भाग देना है ना, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो आइए देखते हैं, आखिर में 9 नहीं लगेगा, 2 से 3, 7 4 11 2 13, 13 9 22 नहीं कटेगा, 3 से 5 आखिर में 9 है नहीं कटेगा, 7 का नियम अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट देकर देखेंगे, 7 एकम 7, 7 6 42, 9 बच गया, इसका मतलब भागा नहीं लगेगा 7 से। 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या 11 डायरेक्ट, उसके बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान रहे केवल अभाज्य संख्या से चेक करना है आपको। 11 से दीजिए, 11 छक्के 66, 4 और 4 8 बचा 82, 11 7 77, 3 2 5 59 हुआ लास्ट में, 11 से नहीं लगेगा। 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन है 13, 13 से भाग देकर देखें, 13 5 65, 5 4 9, 9 बनेगा आगे में तो 92, 13 7 91, 1 बचा 19, 13 से भी भाग नहीं लगा। तो 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन है, 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या 17, 17 से देकर देखिए, 17 चौके 68, कितना बचा 4 2 6, यहाँ आएगा तो 62, 17 तिया 51, 62 में 51 गया 11, 9 के आगे आएगा 11 बनेगा 119, 17 7 119 लग गया भागा 17 से। तो आइए 17 से देते हैं, दीजिए पहली बार ये 17 से कट रहा है, 17 चौके 68 बचा 6 62, 17 तिया 51, 62 में 51 गया 11, 11 यहाँ आएगा 119, 17 7 119, 17 7 119 लग गया भागा 17 से। अब किससे भागा लगेगा, तो अब अगली मर्तबा जो चेक करेंगे ध्यान रहे, या तो 17 से चेक करेंगे या 17 के आगे वाली अभाज्य संख्याओं से। 17 से पीछे जितनी अभाज्य संख्या है उनसे यहां पर भाग लगने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि लगना होता तो पहले ही लग जाता। इसलिए अब यहां से चेक 17 से होगा या 17 के आगे वाली अभाज्य संख्याओं से। तो 17 से दीजिए पहले, 17 दूनी 34, 6 3 9 97, कटेगा 97 17 से नहीं। 17 के बाद अगला अभाज्य संख्या दे दीजिए 19, देके देखते हैं पहले, 19 दूनी 38, 3 2 5 57, 19 तिया 57 लगा भागा, दीजिए 19 से, 19 दूनी 38 बचा 5 57, 19 तिया 57। अब आप जानते हैं कि 23 अभाज्य संख्या है और भाग नहीं लगेगा, तो इस तरह हम लोग लिखेंगे 74 29 बराबर क्या लिखेंगे 17 गुना 19 गुना 23। यहां कोई भी रिपीट ना है, तो यही मेरा हो गया आंसर, यही हो गया अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, ये इसका अभाज्य गुणनखंडन कहलाया। इस तरह हम लोगों ने पांचों सवाल को देखा। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 2 अब हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। यह सवाल है और पूर्णांकों के युग्म दिए गए हैं। नंबर 1 में 26 और 91, 2 नंबर में 510 और 92, 3 नंबर में 336 और 54। इन तीनों सवालों को बनाना है, यानी आपको पहला काम है कि इन दिए गए पूर्णांकों के युग्मों का HCF और LCM निकालना है। फिर दूसरा काम है कि इस कथन का जांच करना है। तो कैसे बनेंगे सवाल को, आइए सवाल नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है, 26 और 91। पहला काम इनका HCF और LCM निकालना है। तो आपको ध्यान रहे, हम लोग पिछले एक्सरसाइज में भी 1.1 में HCF निकाले थे मौसा, वहां पर कौन से विधि का इस्तेमाल किए थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से केवल HCF ही निकलता है, LCM की कोई बात नहीं है वहां पर। तो यहां पर तो हमें HCF LCM दोनों निकालना है। तो यहां कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे, तो अभी अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, अभाज्य गुणनखंडन। तो यहां पर
HCF और LCM दोनों निकालने के लिए हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि का इस्तेमाल करके कैसे निकलता है HCF और LCM, तो आइए समझते हैं हम लोग। तो सवाल है आपके पास एक नंबर में 26 और 91। अगर आपको अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF LCM निकालना है तो सबसे पहला काम, दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन लिखिए। दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन, यानी 26 इसका अभाज्य गुणनखंडन लिखेंगे, फिर 91 इसका अभाज्य गुणनखंडन लिखेंगे, यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो देखिए बगल में 26 किससे भाग दे सकते हैं आप, 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब भाग लगेगा नहीं। तो उसी तरह 91 किससे लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 तिया 21, लगा भागा 7 से, दीजिए 7 एकम 7, 7 तिया 21, यानी 26 को आप लिखोगे 2 गुना 13, 91 को लिखोगे 7 गुना 13। ये इन दोनों का अभाज्य गुणनखंडन हुआ। अभाज्य गुणनखंडन के बाद HCF कैसे लेंगे, LCM कैसे लेंगे, आइए समझिए। तो आप बोलेंगे कि इसलिए HCF बराबर, समझेंगे, अभाज्य गुणनखंडन विधि में जो उनमें कॉमन होता है उसके अभाज्य गुणनखंडन में वही उनका HCF होता है। कॉमन मतलब जो दोनों में मौजूद रहेगा, यानी जो सब में रहे वो कॉमन। तो सब में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 13, और है कुछ दोनों में नहीं, तो बस यही 13 इनका HCF होगा। अभाज्य गुणनखंडन में जो कॉमन आएगा, यानी जो सब में रहेगा मौजूद, वही HCF हुआ। जबकि LCM का क्या चक्कर है, आइए समझते हैं। LCM कैसे लेते हैं, जो कॉमन होगा उसका अधिकतम पद, यानी जो सब में रहे या दोनों में रहे या किसी दो में रहे, किसी एक में रहे, उसका मैक्सिमम वाला लिखना है। यानी 13, यहां भी एगो, यहां भी एगो, तो एगो को 13 उतार दीजिए। अब जो बच जाए दोनों नंबर में उसको भी शामिल करना है। बचा क्या, तो पहला में बचा हुआ है 2, इसको भी लिखिए, दूसरा में 7, इसको भी लिखिए। तो यही इनका LCM होगा। यानी LCM उस अभाज्य गुणनखंडन को कहते हैं जिसमें दिए गए संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडन का हर एक पद शामिल हो। आप गौर करें, इसमें हर एक पद शामिल है। 2 है, 13 इसके अंदर है, 7 यहां पर है, 13 यहां पर है। अब 2 मरतबा 13 है तो 2 मरतबा 13 नहीं लिखेंगे, बस शामिल होना चाहिए हर एक नंबर। तो 13 गुना 2 गुना 7, यही इनका LCM हुआ। तो गुना कर लीजिए, 7 दूनी 14, 14 तिया 42 के 2, हाथ रहा 4, 14 एकम 14, 4 18, 182। ये इनका क्या हो गया, LCM। तो इस तरह हम लोगों ने इन दो संख्याओं का HCF और LCM दोनों निकाला अभाज्य गुणनखंडन विधि से। पहला काम तो हो गया। फिर उसमें लिखा हुआ है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF इंटू LCM। कैसे करेंगे इसकी जांच, कोई भी स्टेटमेंट का जांच करने के लिए बराबर से पहले का जो स्टेटमेंट होगा उसका मान निकालिए, बराबर के बाद जो लिखा हुआ है उसका मान निकालिए। दोनों का मान अगर बराबर आया तो आपका स्टेटमेंट चेक हो गया कि वाकई में वो बराबर है या नहीं, है ना। तो बराबर से पहले यानी जो LHS है आप देख रहे हैं बराबर से पहले, उसको आप लिखिए। तो आप बोलिएगा चेक, बोलेंगे चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए क्या होगा यहां पर, दो संख्या का गुणनफल। कौन सी दो संख्या का गुणनफल, जिनका HCF LCM आपने लिया है उनका गुणनफल लेने की बात हो रही है। तो संख्या है मेरा 26 91, तो लेते हैं गुणनफल 26 गुना 91। तो देखते हैं क्या आता है। 26 से 91 में गुना करना है, 91 से 26 में गुना कीजिए। 6 कम 6, 6 नवा 54, 2 एकम 2, 2 नवा 18। तो 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 और यहाँ पर 2, क्या आया 2366। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2366। ये मान हुआ है दो संख्याओं के गुणनफल का। अब इस चीज को किसके बराबर वो कह रहा है, HCF इंटू LCM के। तो अब उधर वाले पक्ष का मान हम निकालते हैं, कहते हैं तथा HCF इंटू LCM। देखते हैं इसका क्या वैल्यू आता है। HCF क्या है, HCF 13 गुना LCM क्या है, LCM 182। तो गुना करिए इसको, 13 दूनी 26 के 6, हाथ रहा 2, 13 8 104 और 2 106,
106 का 6 लिखेंगे, हासिल बचेगा 10। 13 एकम 13, 10 23। तो हम क्या देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 2326। HCF इंटू एलसीएम का मान भी 2326, तो दोनों का मान सेम आया। इसका मतलब ये बात सही है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम। तो हम लिख सकते हैं अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम हो गया यहां पर, यानी ये चेक्ड हो गया। जांच करने बोला और हमने जांच किया इन दो संख्याओं के लिए। तो जो काम 1 नंबर में किया वही 2, 3 में करना है। आप चाहें तो सवाल को नोट कीजिए, फिर हम लोग 2 और 3 नंबर का सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 अब हम लोग देखते हैं। बच्चों अभी कुछ दिन तक, जब तक लॉकडाउन है तब तक साउंड का प्रॉब्लम थोड़ा सा होगा। लॉकडाउन खत्म होते ही उम्मीद है कि साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व होगा आपका। फिलहाल सवाल नंबर 2 देखते हैं। 510 और 92 है। सवाल नंबर 2 एक बार यहां लिख देते हैं। 510 और 92, हमको इन दोनों का क्या करना है, वही काम HCF एलसीएम निकालना है और उसके बाद जांच करना है इस स्टेटमेंट का। तो कैसे करेंगे, हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन करना है ना। अभाज्य गुणनखंडन विधि से निकालेंगे HCF एलसीएम। तो बस दोनों नंबर का अभाज्य गुणनखंडन लिखिए आप। तो पहला नंबर है 510, इसका लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडन। दूसरा नंबर है 92, इसका लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडन। तो आइए अभाज्य गुणनखंडन प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेते हैं। 510 लगाइए भागा, किससे भाग देंगे, आखिर में 0 है तो 2 से दीजिए भागा। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब भागा 2 से लगेगा नहीं, 3 से, 5 5 10 दोबारा बेशक 3 से लगेगा। 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15। अब लगेगा 3 से, 8 5 13 नहीं, तो किससे लगेगा, 5 से। 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35, 17 हो गया अभाज्य संख्या, बात खत्म। यानी 510 का अभाज्य गुणनखंडन क्या आया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। उसी तरह 92 का अभाज्य गुणनखंडन लिखिए क्या होगा, देखते हैं 92 को भाग लगा के हम लोग। आखिर में 2 है तो भागा लगाइए 2 से। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, आखिर में 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 अभाज्य संख्या, भाग और नहीं देंगे तो 92 का क्या लिखेंगे, 2 गुना 2, तो क्या लिखेंगे उसको, 2 पे पावर 2 घातांक के रूप में लिखिए शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद 23, यही इसका अभाज्य गुणनखंडन हो गया। तो इसलिए अभाज्य गुणनखंडन कर लिए, तो अब बोलेंगे इसलिए HCF। तो HCF क्या होगा, इनमें क्या बताएगी आपको, जो कॉमन होता है वो HCF होता है। तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखिए 2 2 और कुछ कॉमन है नहीं, लेकिन कॉमन कितना, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, यानी 2 यहां 1 पीस, 2 यहां 2 पीस, तो कॉमन कितना आएगा, 1 2। क्योंकि कॉमन का मतलब होता है जो सब में हो, जो सब दे सके वो कॉमन होता है। तो अगर 2 ठो 2 मांगेंगे तो ये तो देगा, इसके पास है ये नहीं है, इसका मतलब कॉमन कितना 2 आएगा, सिर्फ 1 2 कॉमन है और कुछ कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF मेरा यही 2 हो गया। अब एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम क्या होगा, आइए देखते हैं। तो एलसीएम में क्या बोला गया है, ऐसा गुणनखंडन लिखना है जिसके अंदर हर एक पद शामिल हो। अब ये कौन सी बात हुई, इसको लिखने का तरीका है कि जो आपको सब में मिले या किसी 2 में या किसी 3 में जितना भी नंबर दिया रहे उसमें आपको मैक्सिमम वाला उठा के लिखना है। जैसे 2 2 दोनों में है तो मैक्सिमम वाला यहाँ है तो इसको उठा के लिखिए 2 पर पावर 2, है ना। जो दोनों में मैच किया उसका मैक्सिमम वाला उठा के लिख दिए। उसके बाद देखिए और कुछ कॉमन है दोनों में, नहीं। तो अब जो जो बच गया पहला और दूसरा में, उस सब को उतारिए। पहला में क्या सब बचा, 3 5 और 17, 3 5 17 लिख दिया एक तरफ से, 3 को 5 को 17 को। उसके बाद दूसरा में क्या बचा, 23, तो 23 को भी लिख दीजिए। और कहीं कुछ बचा, नहीं बचा। तो बस यही वो गुणनखंडन हो गया जिसमें सब शामिल है। 2 इसके अंदर है 2, 3 5 17, फिर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 23 23। तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। आप चाहे तो गुना करिए, इसको गुना करिए कितना होगा, तो 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60, 60 गुना 17, 17 छक्के 102, 60 वाला 0 बैठा दिए। उसके बाद 23 से गुना करिए, इसमें 0 को छोड़ देते हैं लास्ट में,
जीरो को बैठा देंगे लास्ट में, जीरो का काम छोड़ दीजिए, जीरो लास्ट में बैठा देंगे। 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 एकम 3, फिर 2 से 102 दूनी 204, तो 6 4 3 2, उसके बाद जीरो बैठा दीजिए, कितना हुआ 23,460। तो लिख देते हैं 23,460। ये मेरा हो गया क्या एलसीएम इसका। इस तरह हम लोग एचसीएफ भी निकाले, एलसीएम भी निकाले। पहला काम तो हो गया। फिर इस बात का जांच करना, चेक करना है दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। कैसे चेक होगा? बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी तुरंत हम लोगों ने किया है। हम लोग पहले लिखेंगे यहां पर, चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यानी बराबर से पहले वाले सेंटेंस का मान लेना है हमको। दो संख्याओं का गुणनफल का मान लीजिए कितना होगा। दो संख्या कौन कौन, जो नंबर था दिया हुआ, यानी 510 गुना 92। देखते हैं ये क्या होगा। 510 में 92 से गुना करना है, तो 92 से 51 में कीजिए, है ना, जीरो बैठा देंगे लास्ट में। 92 कम 92, अब 5 दूनी 10 के जीरो, 5 9 45 और 1 46, 2 9 6 4, जीरो बैठा दिए, क्या गया 46,920। ये निकला है दो संख्याओं के गुणनफल का मान। अब इस मान को किसके बराबर कहा आपने, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो बस तथा करके उसका भी मान निकालिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम का मान कैसे निकलेगा। एचसीएफ क्या निकला आपका, एचसीएफ 2 इंटू एलसीएम क्या निकला आपका, एलसीएम 23,460। गुना करिए तो जीरो लास्ट में दे दीजिए आप। 2 छक्के 12 के 2, 2 चौके 8 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो क्या देखिए, दो संख्या का गुणनफल 46,920, एचसीएफ इंटू एलसीएम वो भी 46,920, मान सेम है। तो ये बात सही है, जांच हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये प्रॉपर्टी सिद्ध हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनली क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये मेरा हो गया चेक्ड। इस तरह हम लोगों ने सवाल नंबर 2 समझा। अब सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 3 को देखते हैं। 336 और 54, पहले दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर जांच करना है दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो आइए सवाल नंबर 3 हम लोग बनाते हैं। सवाल नंबर 3, पहले सवाल लिखते हैं। 336 है और 54 है, तो क्या करना है, पहले दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन लिखना है ना। 336 का अभाज्य गुणनखंडन, फिर 54 का अभाज्य गुणनखंडन। क्योंकि हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 336 का अभाज्य गुणनखंडन करिए, लगाइए भागा, आखिर में 6 है, 2 से 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं लगेगा तो किससे, 3 से, 3 सत्ते 21। ये हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 अभाज्य गुणनखंडन 336 का हुआ। तो इसको हम लोग घातांक के रूप में, पावर के रूप में लिख देते हैं। तो 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 गुना 1 3 है 3, फिर 1 7 है 7। उसके बाद अगला संख्या 54 है। 54 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं हम लोग। आखिर में 4 है, 2 से भागा लगाइए, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब किससे, 3 से, 3 9 27, फिर 3 से, 3 तिया 9। तो 54 का अभाज्य गुणनखंडन क्या आया, तो 2 एक बार है, 2 3 कितना बार है, 1 2 3, तो 3 पर पावर 3 लिख दिए। तो ये हो गया इनका अभाज्य गुणनखंडन। उसके बाद तुरंत आप बोलेंगे एचसीएफ बराबर, एचसीएफ क्या होगा, तो क्या बताया गया, जो कॉमन होगा वो एचसीएफ। कॉमन मतलब जो सब में हो, जो सब दे सके। तो देखिए 2 2 दोनों में मैच किया, यहां 4 गो है, यहां 1 गो है, दोनों से मांगेंगे तो महत्तम कितना दे पाएगा, 1 2, तो 1 2 हुआ कॉमन। 3 3, यहां 1 3, यहां 3 गो 3 है, तो कॉमन कै गो आएगा, एक ही 3 कॉमन आएगा, और कुछ कॉमन है नहीं। तो 3 दूनी 6 मेरा हो गया एलसीएम। 6 मेरा क्या हो गया, एलसीएम। अब हम लोग एचसीएफ लेते हैं। तो एचसीएफ क्या, सॉरी एचसीएफ तो हो गया, अब हम लोग एलसीएम लेंगे। साउंड का प्रॉब्लम होगा कुछ दिन। एलसीएम पर आते हैं। एलसीएम कैसे लेने के लिए कहा गया है आपको,
तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या बताया गया आपको एलसीएम में, जो दोनों में कॉमन होगा उसका मैक्सिमम, जो सब में रहे उसका मैक्सिमम, और जो बच जाए उसको शामिल कर दो लास्ट में। देखिए 2 पर पावर 4 दोनों में है, तो दोनों में मैक्सिमम कौन है, ये ठो, तो उतार के लिख दिए 2 पे पावर 4। 3 3 दोनों में मैक्सिमम कहां पर है, ये है 3 पे पावर 3, लिख दिए इसको। अब पहला में क्या बचा, तो पहला में 7 बचा, दूसरा में क्या बचा, कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि 2 बच गया, नहीं, 2 पे पावर 4 जो लिखे तो उसके अंदर 2 शामिल है, 3 पे पावर 3 जो लिखे इसके अंदर 3 शामिल है। यानी एक बार पेशेंस से सुनिए, एलसीएम में क्या करते हैं, जो सब में दिखे उसका मैक्सिमम वाला, उसके बाद जो बच जाए सब में उसको लास्ट में लिख दीजिए, वही हो जाएगा एलसीएम। तो ये मेरा एलसीएम हो गया। आइए हम लोग गुना कर लेते हैं। गुना कैसे होगा, 2 का पावर 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 का पावर 27 और यहाँ 7, तो 16 सत्ते 112। अब गुना करना है 27 से, आइए करते हैं, है ना। 16 सत्ते 112, उसके बाद 3 का क्यूब 27, गुना कीजिए, 7 दूनी 14 के 4, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 4 8 4 12 के 2, 7 दूनी 9 1 10 के 0 और 2 1 3, 3024। कितना आ गया, 3024। ये मेरा हो गया एलसीएम, है कि नहीं। तो एचसीएफ भी निकाले, एलसीएम भी निकाले। अब क्या करना है, जांच करना है इस कथन का। तो आइए फटाफट कर लेते हैं चेक। कैसे होगा चेक, तो पहले बराबर से पहले वाले कथन का मान, तो बोलेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 2 संख्याएं क्या क्या है, 336 और 54, तो लिखिएगा 336 गुना 54। देखिए क्या आएगा। अगर आपको देखने में दिक्कत है तो हम यहाँ मिटा देते हैं, इसको ऊपर थोड़ा लिख देते हैं, 2 से 21 मरतबे, फिर 3 से 7 मरतबे, ठीक है। तो 336 और 54 को गुना करिए आपस में, क्या होगा इसका गुणनफल देखते हैं, फटाफट गुना करते हैं। 336 में 54 से, 4 छक्के 24 के 4 हाथरा 2 4 3 12 2 14 के 4 हाथरा 1 4 3 12 13, फिर 5 छक्के 30 के 0 हाथरा 3 5 15 18 के 8 हाथ मेरा 1 5 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 के 1 6 1 7 1 8, यहाँ 1 कितना आया गुणनफल, 18144। तो हम लोग लिखते हैं इसका गुणनफल 18144। ये निकला है 2 संख्याओं के गुणनफल का मान। अब ये बराबर किसके है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के, तो उसका मान निकाल के देखते हैं। तथा एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या है 6 गुना एलसीएम क्या है 3024। करिए गुना इसको, 6 चौके 24 के 4, 6 दूनी 12 दू 14 के 4, 6 0 0 1 आ गया और 6 तिया 18। तो पहला 2 संख्या गुणनफल का मान 18144, एचसीएफ इंटू एलसीएम का मान 18144, दोनों का मान सेम आया, तो इसका मतलब ये चेक हो गया कि अतः 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये मेरा हो गया चेक्ड। इस तरह हम लोग सवाल नंबर 3 भी इसका देख लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास समझ में आए, लेक्चर अच्छा लगे, समझ पाएँ आप अच्छी तरह से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर एक नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे। आज इतना ही रखते हैं, लेक्चर लंबा हो जाने के कारण हम लोग आज यहीं पर ख़त्म करेंगे। इसके बचा हुआ सवाल को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।